हाय एवरीबॉडी। हम साथ में डिस्कस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेयर एक्ट को, वो भी फुल पेन एंड पेपर मोड। क्योंकि हो सकता है आप जिस पीपीटी या पीडीएफ से पढ़ते हो उसमें कुछ गलत भी हो, तो इसलिए इसका जो अल्टीमेट सोर्स है विच इज़ दिस टेक्स्ट बुक, हम सीधा इसी को पढ़ेंगे। एंड इसमें हमने अब तक इसका जो प्रीएम्बल एंड पार्ट 1 है विच इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसको कवर कर लिया है। तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे और जो कि आपका सिटीजनशिप है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ सिटीजनशिप, जिसके लिए जो प्रोविजंस आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं वो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो एज यू ऑल नो कि अगर किसी भी स्टेट को उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो उसके पास स्टेटहुड की क्राइटेरिया होनी चाहिए। वो क्राइटेरिया जिसे लेट डाउन किया गया था मोंटेविडियो कन्वेंशन, जो कि 1933 में हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन अ स्टेट मस्ट पोजेस अ परमानेंट पॉपुलेशन, अ डिफाइंड टेरिटरी, अ गवर्नमेंट एंड द कैपेसिटी टू कंडक्ट इंटरनेशनल रिलेशन। तब जाके यूनाइटेड नेशन जो है वो उस स्टेट को उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देगा, है ना। तो आपके भारत का संविधान होना इस बात का प्रूफ है कि यूनाइटेड नेशन ने आपको स्टेट का दर्जा दिया है, क्योंकि आपके पास डिफाइंड टेरिटरी है जिसे हमने आर्टिकल 1 to 4 में पढ़ा था, और पॉपुलेशन है जो हम सिटीजनशिप के अंडर पढ़ेंगे, है ना, जिसको आर्टिकल 5 to 11 में कवर किया गया है। तो देखो, पार्ट 2 आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिटीजनशिप है, जिसके रिगार्डिंग जो प्रोविज़न है वो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक दे रखा है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सिटीजनशिप के रिगार्डिंग प्रोविज़न क्यों बनाना पड़ा, है ना। क्योंकि जो एक्सेप्टेड क्राइटेरिया था स्टेटहुड का वो तो बस पॉपुलेशन है ना। पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन कैन बी द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, बट जो सिटीजनशिप होता है वो बस कोई कंट्री, मतलब कोई पार्टिकुलर कंट्री देती है अपने लोगों को सिटीजनशिप, है ना। तो या देखो, इंडिया हो या वर्ल्ड का कोई सा भी कंट्री हो, वो हर पॉपुलेशन को अपना सिटीजन कंसिडर नहीं कर सकती, है ना। ये इम्पॉसिबल है कंसिडर करना। क्यों? इसके लिए वजह ये है कि अगर वो हर पॉपुलेशन को अपना सिटीजन कंसिडर करेगी तो वो जो आम पॉपुलेशन है वो भी उसी राइट्स के लिए लड़ने लगेंगे जो यहाँ के सिटीजन के लिए स्पेशली बनाई जाती है ना। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया को, मतलब ये बोले कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी को भी अगर इंडिया अपने सिटीजन का पार्ट मानता, है ना, सिटीजनशिप का पार्ट मानता, तो ये भी लोग उन राइट्स के लिए लड़ते। जैसे कि ये भी लोग बोलेंगे कि मुझे यूपीएससी करना है, मुझे पीएम बनना है। खुद ही अपने सिटीजन के लिए कितना ये सारी चीज़ें टफ होता है करना। तो यार, अगर पूरे पॉपुलेशन के लिए ये बना दिया जाता तो हो सकता है कि जो, मतलब सिटीजन जिन चीज़ों के लिए जूझ रहे हैं वो और भी जूझते, है ना। तो देश की हालत और बदतर हो जाती, इसलिए इसके रिगार्डिंग प्रोविज़न बनाए जाते हैं। तो आपके कंट्री में अगर हम प्रोविज़न की बात करें जो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग है, वो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक दिया हुआ है। तो अगर हम आर्टिकल 5 में देखें तो आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप को डिफ़ाइन करा गया है कि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा था, है ना, जब भारत का संविधान लागू हो रहा था, तो उस दौरान सिटीजनशिप की क्या डेफिनेशन थी हम उसको देखेंगे। तो देखो, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्लॉज ये कह रहा है आइदर ऑफ व्हिच पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लॉज सी कहता है हु हैज़ बिन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India। तो जो आर्टिकल 5 है वो सिटीजनशिप को डिफ़ाइन करते हुए कह रहा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो रहा था, कि इंडिया का नागरिक वही होगा जो यहाँ के टेरिटरी में रह रहा हो, है ना, जिसका जो निवास है वो इंडिया में हो, ठीक है, और वो इंडिया में पैदा हो रहा हो। ये क्लॉज 1 कहता है ना, कि अगर वो इंडिया में पैदा हुआ था तो वो इंडिया का नागरिक होगा। क्लॉज भी क्या कहता है कि अगर उसके पेरेंट्स इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुए थे
पापा या मम्मी कोई भी, तो वो भी इंडिया का सिटीजन होगा। तीसरा, अगर वो जो पर्सन है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के पहले 5 साल पहले, मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मान लो कमेंस कब हुआ था 1950, पर अगर कोई भी पर्सन 1945 से इंडिया में रह रहा है तो वो इंडिया का नागरिक होगा, है ना। तो आर्टिकल 5 यही कहता है, ठीक है। अब आर्टिकल 6 देखो, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ जो आर्टिकल 6 है उसमें क्या बताया गया है कि सिटीजनशिप का राइट क्या होगा उन पर्सन के लिए जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आए हैं, है ना। तो देखो यार, आप सभी जानते ही होंगे कि पहले इंडिया एंड पाकिस्तान एक थे, है ना, टिल 1947। बट जो माउंट बेटन प्लान आया, माउंट बेटन प्लान ने इंडिया एंड पाकिस्तान को अलग अलग डोमिनियन बना दिया, है ना। ये दोनों जो देश है वो अलग हो चुके थे, ठीक है। तो देखो, इसलिए यहाँ पे जो आर्टिकल 6 में जो प्रोविज़न दिया गया है कि क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया एक ही में थे, है ना, इसलिए आर्टिकल 6 कहता है कि जो सिटीजनशिप का जो राइट है उनके लिए क्या होगा वैसे पर्सन के लिए जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आ चुके हैं। तो देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, अ पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, कोई भी पर्सन जो जो उस टेरिटरी जो अब पाकिस्तान में है ना, वहाँ से माइग्रेट होकर इंडिया में आ चुका है, शैल बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इफ़। तो उस पर्सन को, मतलब उन पर्सन को जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया में आ चुके हैं, उनको इंडिया का नागरिक समझा जाएगा इफ़, यदि he or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined in Government of India Act 1935 as originally enacted। तो देखो, यदि अगर उसके पापा या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, मतलब पापा मम्मी या फिर ग्रैंड पेरेंट्स अगर वो इंडिया में पैदा हुए हों, और जिसके लिए जो प्रोविज़न है वो 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिफाइंड है, ठीक है, तो उन्हें क्या इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। तो देखो, इसका जो आर्टिकल 6 का क्लॉज बी क्या कहता है, क्लॉज बी का 1, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज़ सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948 ही हैज़ बिन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन। तो देखो, अगर कोई भी पर्सन 19 जुलाई 1948 से पहले आकर इंडिया में रह रहा है ना, तो उसे क्या ट्रीट किया जाएगा कि वो एक यूजुअल सिटीजन है ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो, क्लॉज बी का सेकेंड लाइन क्या कहता है, सेकेंड जो है वो क्या कहता है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज़ सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948 ही हैज़ बिन registered as citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him thereafter, therefore, to the such officer before the commencement of this constitution in form and manner prescribed by that government। तो देखो, अगर कोई ऐसा केस होता है ना कि अगर कोई भी पर्सन जो माइग्रेट होके आ रहा है, मतलब देखो यहाँ पे दे रखा है कि 19 जुलाई 1948 से कोई पर्सन अगर यहाँ पे आके रह रहा है तो वो एक यूजुअल सिटीजन हो जाएगा इंडिया का, पाकिस्तान से आके रह रहा है, ठीक है। बट अगर कोई पर्सन 19 जुलाई 1948 के बाद अगर इंडिया में आके रहना चाहता है ना, तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके लिए कोई ऑफिसर होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे अपॉइंट किया जाएगा, तो उनको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तब जाके आप कंसिडर हो गए कि आप इंडिया के सिटीजन हो, ठीक है। पहला एक ऑर्डिनरली था, वो 19th डे ऑफ जुलाई, मतलब 19 जुलाई 1948 से अगर आप पहले आके रह रहे हो तो एक आप यूजुअल सिटीजन हो जाओगे इंडिया के। बट अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आके रह रहे हो तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड unless he has been resident in the territory of India
फॉर एटलीस्ट 6 months immediately preceding the date of his application. देखो, provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application. ठीक है, तो अगर देखो कोई भी पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, उसको उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो 6 month पहले से यहाँ पे आके रह रहा है। मतलब देखो, अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो 19 जुलाई से पहले 6 month पहले यहाँ पे आके रहना पड़ रहा है, तो उसे कोई एप्लीकेशन नहीं देना पड़ेगा उस ऑफिसर को, मतलब उसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया।